डॉक्टर साहब बस इतना अर्ज कर दूं फिर आगे बढ़ेंगे, दोस्त भी बात करेंगे कि आप उन यानी टॉप इकोनॉमिस्ट में से हैं जिन्होंने हमेशा क्रिटिकल रहे IMF और वर्ल्ड बैंक के जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, और उनका जो अब अनरेवल कर रहा है ऑलमोस्ट इसी तरीके से ही है जैसे आप पॉइंट आउट करते रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इससे हम निकल सकते हैं या इसमें से कोई बेहतरी का रास्ता निकल सकता है? डॉक्टर साहब देखिए, जितनी भी बातें मैं करता रहा, प्राइम मिनिस्टर को भी बताता रहा, एक तो मैं अपने तजुर्बे से 11 साल मैंने जब जिस इदारे को से के साथ काम करता रहा और अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से तालीम भी हासिल की, तो इन सब जो अपना तजुर्बा था उसके बेसिस पे मैं प्राइम मिनिस्टर से कह रहा था कि अगर आप गए तो आप बहुत पॉलिटिकली बहुत आपको डैमेजिंग होगी आपकी, क्योंकि ये प्रोग्राम का बिल्ट इन ऐसा होता है कि कोई मईशत अब जख्मों से हमेशा चूर रहेगी, और ये इस प्रोग्राम का डिज़ाइन ही ऐसा है कि ये मईशत को जख्मी हालत में रखता है, खून रिश्ता रहता है, अवाम परेशान रहते हैं, इसमें गुर्बत होती है, इसमें महंगाई होती है और इसमें कर्जों का बोझ बढ़ता है। यही 3 इसके आउटकम है। तो लेकिन उस वक्त ये था कि प्राइम मिनिस्टर ने के इर्द गिर्द जो लोग थे उनकी पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को लेकर जाया जाए, और ये हमेशा से होता रहा है। कुछ पुल फैक्टर होते हैं और कुछ पुश फैक्टर होते हैं। कुछ मुल्क के अंदर से पुश करते हैं, वो उधर से पुल किया जाता है कि लाओ इसे घेर कर हमारे पास में। और जब कैबिनेट के वजीर कहना शुरू कर दे कि नहीं सर, अगर नहीं गए तो ये तबाही होगी, ये बर्बादी होगी, तो मैं एक अकेला आदमी क्या कह सकता था? मैं यही कहता था कि सर मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर से कि जिन लोगों ने आपको कहा था कि अगर IMF में नहीं गए तो बड़ी तबाही होगी, बर्बादी होगी, तो उनसे बुला के पूछो तो सही कि हम तो चले गए IMF में, तो अब शायद दूध की नदियां क्यों नहीं बह रही हैं, क्यों तबाही बर्बादी अब भी है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करता हूं, आपने फरमाया IMF वर्ल्ड बैंक का बाई डिजाइन ही ऐसा है कि जो इस दलदल में गया धंसता गया, निकला नहीं। क्या बिल्कुल क्या जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आएगा कि हमारे हाकिम वक्त, जब आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बताया भी कि फैक्ट्स अगर आप इसमें रहते हैं तो तबाही बर्बादी है, क्या हम इससे निकल नहीं सकते? कोई ऐसा रास्ता नहीं है? आपने उन्होंने उसको कोई ऑप्शन भी दी कि नहीं आपने? ऑफ कोर्स बहुत ऑप्शन दिए। सबसे बड़ा ऑप्शन तो प्राइम मिनिस्टर खुद थे, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर को लोग दुनिया में उनके वजीर आजम बनने से पहले जानते थे, तो ही वॉज अ नोन फिगर। हम इनकी पॉपुलैरिटी को कैश करते इंटरनेशनल मार्केट में जाकर, हम बॉन्ड फ्लोट करते और वहां से हम जो हमें डॉलर की जरूरत थी हम वहां से लेते, बजाय इसके कि IMF के पास हम जाएं। लेकिन लोगों ने घेर के पहुंचा दिया। अब आपका सवाल था कि क्या हम निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। जिस दिन एज ए पाकिस्तानी कौम बनकर, एक खुददार कौम बनकर हम ये फैसला कर लें कि मुसीबतें आएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे ज्यादा मुसीबत नहीं आएगी जो आज हम देख रहे हैं। तो अगर मुसीबत आएगी तो हम एज ए खुददार कौम खड़े रहेंगे। एक मरतबा तो खड़े होकर देख लेना आप। अच्छा, अगर मैं जो समझो, आपने बड़ी माकूल बात की है, मुसीबतें अगर IMF करेंगे दल में फंसते रहेंगे, लेकिन अगर खड़े हो गए, बड़े फैसले कर लिए हाकिम वक्त ने, तो फिर ये बुरा वक्त अच्छे वक्त में इंशाल्लाह ताला बदल जाएगा। आप ऐसे ही फरमा रहे हैं ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, बिल्कुल होगा। डॉक्टर साहब, हमारे पास लोग अच्छे हैं। डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया IMF का जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट होता है, मगर फिर भी मैं एक दो चीज़ें आपसे सीखना चाह रहा हूँ। सुनने में आ रहा है 10 से 15 रुपये हम पेट्रोल जो है उसमें इजाफा कर रहे हैं। हमारी जो ग्रोथ है, खुद वर्ल्ड बैंक मानता है वो 3.45 के पास है। मैं जो सिंपल मेरा आपसे सवाल है, जो नज़र आ रहा है हर एक को कि बिजली भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा, सब्सिडीज़ आप पे वो डंडा दे रहे हैं कि ख़त्म करें। मेरा सिंपल सवाल है, इस इकॉनमी में, इस रिसेशन से जब आप 6500 अरब का टैक्स लोगों से लेंगे और बिजली पैदावारी लागत बढ़ा देंगे, तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? जितना आपने ये मंजरनामा पेश किया है, आप खुद सोचें कि हम IMF में हैं और ये मंजरनामा है जो आपने बयान किया है। क्या इससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर होती है? क्या बिजली की कीमत बढ़ाकर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी?
क्या गैस की कीमत बढ़ाकर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? क्या करेंसी को डिवैल्यू करके पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? क्या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? टैक्सों के अंबार लगाकर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? हरगिज नहीं। ये इकोनॉमिक्स के उसूल के खिलाफ है। यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो मैंने आपको बताया, ये IMF के प्रोग्राम का हिस्सा है। जो भी मुल्क जाएगा IMF के पास पैसा लेने के लिए, उसको यही 4-5 चीज़ें करनी होंगी। तो इससे मुल्क की मईशत बेहतर तो नहीं होती है। एक आम आदमी को जिसको इकोनॉमिक्स की सूझबूझ ना हो, वो भी कहेगा कि भाई इससे मईशत कैसे बेहतर होगी। लेकिन हमें देखें, ये 1988-89 के बाद से ये पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट है। पाकिस्तान के हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट 1988-89 है। 1988-89 से पहले पाकिस्तान की मईशत बड़ी बेहतरीन मईशत थी, और 88-89 के बाद से जब से हमने IMF के प्रोग्राम की तरफ जाना शुरू किया, ये 16वां प्रोग्राम है IMF में रहते हुए, बल्कि 18 प्रोग्राम है ये IMF में, जो हम 1988 के बाद से गए। यानी 88 के बाद से मुसलसल हम IMF में हैं, सवाए 4 साल के जब मुशर्रफ साहब का पीरियड था 2004 से 2008, हम पाकिस्तान को निकाल कर ले आए थे IMF में। उसके बाद से पहले और बाद में हम मुसलसल IMF में हैं। आप खुद सोचें कि जब आप कोई आप में से बीमार हो, आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मुसलसल उसके पास आपका इलाज चल रहा है, सालों इलाज चल रहा है, तो अगर आपका मर्ज ठीक ना हो तो आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर को बदलते हैं, ये दवाएं बदलते हैं। हम न डॉक्टर बदलते हैं न दवाएं बदलते हैं। वही मिसल में 32-33 साल से यही मेडिसिन खाए चले जा रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, अदब के साथ, डॉक्टर और दवाएं नहीं बदलते, बल्कि मर्द बढ़ता जा रहा है, बल्कि मुझे लगता है लाइलाज होने के करीब पहुंच चुका है। सही कह रहे हैं आप इसी तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सी मेजर्स लें हम, कौन सी मेजर्स लें और अनडू करें इस सारी जो इकोनॉमिक डेवस्टेशन है? सबसे पहले जो लोग हेलीकॉप्टर से उतारे गए हैं, इनको खुदा हाफिज कहें। जो हेलीकॉप्टर से उतरे हैं वो हमारे नहीं है। ये जिसने उतारा है, ये उनके एजेंडे पे काम करते हैं। तो सबसे पहला काम यह है। दूसरी चीज यह है कि 3 साल से मैं मुसलसल एक बात कह रहा हूं, गालिबन आपके प्रोग्राम में भी मैं कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत यह है कि पाकिस्तान शुड परसू अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी। यानी कि आप 10-15 आइटम को आइडेंटिफाई करें और उसको, बहुत सारे तरीके हैं उसको बैन कर देने के लिए, उसको डिस्करेज करने के लिए, 100% कैश मार्जिन लगाए, सब कुछ करें ताकि आप अपने डॉलर सेव करें। हमने क्या किया कि अभी स्टेट बैंक ने इकदाम किए, 114 आइटम पे हमने 100% कैश मार्जिन लगा दिया, और वो 114 आइटम जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कुल मालियत $1.1 बिलियन है। ये मजाक नहीं है। तो ये कौन लोग हैं? यही हेलीकॉप्टर से उतरने वाले लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं सर देखिए मैंने तो बहुत मेजर्स ले लिए। डॉक्टर अशफाक तो कहता है 8-10 आइटम, मैंने तो 114 आइटम के पे ले लिया, हमने कैश मार्जिन लगा दिया 100%। डॉक्टर साहब मैं एक आम $1 है। डॉक्टर साहब एक आम सा एक इम्प्रेशन है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप हमें क्लियर कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान का जो क्राइसिस है, जो इस वक्त तालिबान वहाँ पे हैं, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए नेगेटिव जा रहा है। यहाँ से डॉलर वहाँ पे जा रहा है। एक ज़माना था जब पहले डॉलर आता था, तो वाकई पाकिस्तान की इकॉनमी पे मज़ीद हीट आई है बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान के? ये ऐसे ही मतलब लोग बातें कर रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर रहे हैं, उन्होंने ही ये शूशा छोड़ा कि यह अफगानिस्तान की वजह से हो रहा है। कौन पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर रहा है, और ये किसके मफाद में है ये कहना कि ये अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है? किसके मफाद में है ये कहना? आप अच्छा डॉक्टर साहब, एक सॉरी मैं माफी चाहता हूं, मैं बिल्कुल इंटरजेक्ट कर रहा हूं। मुझे ये बताएं कि पहले मेरी बात हो चुकी, कितने % इंपोर्ट है जिसे हम खत्म कर दें तो हमारी जिंदगियों में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और हमारी मईशत सेहतमंद हो सकती है? देखिए, ये तो मैं तो मोटे मोटे आइटम का आपको बता सकता हूं। आज भी देखें
3 साढ़े 3.5 करोड़ रुपए की गाड़ियां यहाँ पे पोर्ट पे पड़ी हुई हैं क्लियरेंस के लिए। कौन मंगा रहा है ये गाड़ी? उसको अगर डॉलर में कन्वर्ट करें, मैं तो रुपये में 3.5 करोड़ बता रहा हूँ, जिसमें 52 लाख रुपए जो है उसकी ड्यूटी दी जा रही है उस पर। तो आप इस किस्म की चीजों को आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे, लग्जरी आइटम, ये 2,500 सीसी की गाड़ी, 2,000 सीसी की गाड़ी, 4,000 सीसी की गाड़ी इंपोर्ट हो रही है। खुदा के वास्ते इस मुल्क को जरूरत नहीं है इन गाड़ियों की। आप 1300 से ऊपर की सीसी की गाड़ी पे पाबंदी लगा दें कि 2 साल कोई इंपोर्ट नहीं करेगा। आप देखें 3-3.5 बिलियन डॉलर आप यहां से इंपोर्ट को बचा सकते हैं। इसी तरीके से ये मोबाइल फोन, आप देखें 2.5 बिलियन डॉलर के हमने मोबाइल फोन इंपोर्ट किए। क्या अगर हम इंपोर्ट ना करें तो क्या पाकिस्तान तबाह हो जाएगा? बंद कर दे 2 साल के लिए, 2-2.5 बिलियन आप यहां से बचाएंगे। इस तरीके से बहुत कुछ कर सकता हूं, बता सकता हूं, लेकिन ये एक्सरसाइज करने की जरूरत है कि आप बैठे सर जोड़कर, मुझे कहें मैं आपको निकाल कर दे दूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वजीर खजाना हमारे जा रहे हैं, वाशिंगटन जा रहे हैं, इसी महीने में जा रहे हैं। मैं फिर लंबा सवाल नहीं करता, मुख्तसर बताएं इस मौजूदा विजिट से IMF से पाकिस्तान में बेरोज़गारी और गुर्बत और महंगाई 3 चीज़ें हैं, इस पर क्या इम्पेक्ट आएगा? IMF के प्रोग्राम में रहते हुए गुर्बत भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है, बेरोजगारी भी बढ़ती है, क्योंकि उसका प्रोग्राम का डिज़ाइन ही ऐसा है। अब हमारे वजीर खजाना चले जाएं तो क्या कर लेंगे जाके वहाँ पर? देखें, IMF के प्रोग्राम जो है, इससे पहले भी गालिबन आपके इसमें मैंने कहा था, ये एक वॉशिंगटन कंसेंसस कहलाता है। ये 4-5 पॉलिसीज पे एक कंसेंसस है 3 इदारों का, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी, वजारत खजाना अमेरिका। तो आप ये इनका कंसेंसस है। एक IMF जो है अमेरिका के बगैर पूछे हुए तो कैसे पॉलिसीज को बदल सकता है? 3 इंसान के दरमियान में एक कंसेंसस है कि जो भी IMF से पैसा लेने के लिए आएगा उसको ये काम करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा अर्ज करने लगा हूं। एक तो आपने फरमाया जो हेलीकॉप्टर से बैरून मुल्क से दीमक आ रही है वो पाकिस्तान को चाट रही है। दूसरा आपने फरमाया कि कुछ वुज़रा थे जो वज़ीर आज़म को पुश कर रहे थे, उन वुज़रा को आपने कन्विंस नहीं किया कि भाई ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा, आप तो अरबपति हो, आपको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, 90% लोग एक वक्त की रोटी से भूखे मर जाएंगे। ये वो भी हेलीकॉप्टर वाले एजेंडे पे ही हैं वो वुज़रा। उन 4 में से एक वजीर जो थे, उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया और मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि यार ये तुम ये बातें क्यों कर रहे हो कि हमें नहीं जाना चाहिए IMF में, क्योंकि अगर इसके बगैर अगर हम रहेंगे तो बड़ी तबाही होगी। और मैं उनसे कहता था कि आप क्या बातें कर रहे हैं यार, आप इतने सीनियर आदमी हैं, आप ये क्या बातें क्यों कर रहे हैं? लेकिन उनके लोगों को मैंडेट दिया गया था, उनकी स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट थी लोगों की, वो अपना काम कर रहे थे। मतलब वो भी किसी एजेंडे पे थे, माफी चाहता हूँ, जितना मैं समझ सका हूँ। ऑफ कोर्स, इसमें 2 ओपिनियन तो है ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने 2 मद्दों में कहा कि 2 मद ऐसी हैं जिसमें हम कुछ 5-6 बिलियन डॉलर एक मोबाइल फोन और गाड़ियों में बचा सकते थे। अभी हमें पेट्रोल आप जानते हैं हमारे गाड़ियों में और सॉरी पाकिस्तानी बनकर बैठे और ये मुल्क के लिए सोचेंगे तो आप 8 से 9 बिलियन डॉलर बचा सकते हैं। अब 8 से 9 बिलियन डॉलर हम बचा सकते हैं, तो 6 बिलियन हमें साल का हर साल लेने की जरूरत क्या है? मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, साल के 6 बिलियन नहीं है, ये 3.25 साल में 6 बिलियन है, और उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान पे कर्जों का बोझ और तबाही जो मची है वो 50-60 बिलियन डॉलर से ज्यादा की हो गई। डॉक्टर साहब, एक और पाकिस्तान का जहाँ से खून रस रहा है वो है हमारा IPPs का ये जो गर्दिशी कर्जा है, 3000 अरब को हम टच कर रहे हैं। आप, पहला तो मेरा सवाल है कि कोई इकॉनमी इस तरह सस्टेन कर सकती है इतनी बड़ी ब्लीडिंग के बाद? अगर आप इससे एग्री करते तो इससे किस तरह जान छुड़ा सकते हैं हम पाकिस्तान में? देखिए, अभी पाकिस्तान ने IPPs के साथ बैठकर एक मुआहदा किया है। मेरे नज़दीक ये बहुत ज़बरदस्त मुआहदा है, और ये इस पे अमल दरामद अगर हो जाता है ठीक से, तो ये हम इस गर्दिशी कर्जे से हम निकल आएंगे बिल्कुल। तो ये मैं इस हुकूमत की एक कामयाबी ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने IPPs के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। अल्लाह करे कि उस पर अमल दरामद शुरू हो जाए। अगर ये हो जाता है अमल दरामद, तो ये मसला हमसे जान छूट जाएगी इस सर्कुलर डेट से हमें।
डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, डॉलर जिस तरीके से हमें हिट कर रहा है, इज देयर एनी वे टू स्टॉप इट? हमें डीपैक कर सकते हैं या नहीं? देखिए, स्टॉप जो है ये जानबूझ के किया जा रहा है। जो जानबूझ कर रहा है उसको हटाए वहां से, ये ठीक होगा। नहीं, ये आपने बड़ी अहम की है। जानबूझ के मेरे मुल्क को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? डॉक्टर साहब थोड़ा रहनुमाई फरमाएं। आप जैसे साहिब इल्म का मिलते हैं, इसका मतलब है साजिश के तहत डॉलर को ऊपर उठा के हमें कर्जों के बोझ तले दबाया जा रहा है। मैं तो ये डे वन से ये बात कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स के उसूल के खिलाफ डॉलर जो है नीचे गया है। जब आपका मुल्क का रिजर्व बढ़ता है तो ये उस बात की अलामत है कि आपके यहाँ इनफ्लो ऑफ डॉलर इज मोर देन द आउटफ्लो ऑफ डॉलर। तो आउटफ्लो किसके मद में होता है? आपकी इंपोर्ट की पेमेंट के मद में होता है और कर्जों की अदायगी के मद में होता है। तो उसको देने के बावजूद अगर आपके पास बच रहा है और आपके रिजर्व में इजाफा हो रहा है, तो फिर किस चीज के लिए एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होगा? तो ये जानबूझ कर किया गया। यही तो मैं कहता हूं बार बार कि इकोनॉमिक्स के उसूल के खिलाफ काम हुआ है। डॉक्टर साहब, ये कौन करता है? ये भी तो हमें बताएं ना। हम यहाँ पे पाकिस्तान, दुनिया का वाहिद मीडिया वो बताता है कि अगले महीने डॉलर 170 का हो जाता है, अगले महीने आप कह रहे हैं 180 का हो जाता है। तो ये कौन कर देता है? कोई खुदारा इस कौम को बताएं। ये एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी किसकी जिम्मेदारी है? मेरी तो नहीं है, जिम्मेदारी स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है ना। जी हाँ। स्टेट बैंक को कौन चलाता है? उसका नंबर 1 कौन होता है? गवर्नर होता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल मेरे नजदीक वो बच्चा शख्स है। वो तो हमारे मुल्क में डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल के बराबर था वजारत खजाना के लिए। उसको आपने गवर्नर बना दिया लाके यहाँ पर। इमैच्योर आदमी है। तो मिस्र से आए वो, तो स्पेशली ले गए। मिस्र में वो जो IMF का प्रोग्राम था उसके साथ एसोसिएटेड। नहीं, वहां भी IMF का प्रोग्राम, इसी तरीके का IMF प्रोग्राम चल रहा था मिस्र में। नहीं डॉक्टर साहब, ये जो सारी बातें आप बता रहे हैं कि मिस्र में डुबो के आ गया, तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को ये हकायक नहीं पता कि जिसे गवर्नर स्टेट बैंक लगाया गया है वो एलिजिबल नहीं है इस चीज के? ये तो जब आप मिले तो आप पूछ लेना। मैं क्या पूछूंगा? मैं तो यही बता तो सकता हूं कि ये इस प्राइम मिनिस्टर को आप यकीन करें कि इतना मिसगाइड किया है इनकी इकोनॉमिक टीम ने। एक काफी अरसे तक करंट अकाउंट में फंसा दिया। करंट अकाउंट सरप्लस, बस हर चीज ठीक हो गई है और टर्न अराउंड हो गया है इकोनॉमी में। अब प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है तो हर वजीर जिसको कुछ समझ नहीं है इन सब अल्फाज के, वो भी बोलना शुरू कर देते हैं बस ये टर्न अराउंड हो गया है, सरप्लस हो गया है। अब कितने चला गया सरप्लस? उसी सरप्लस जनरेट किया गया है, उसने बहुत ज्यादा तबाही फेरी है इस मुल्क की। और मैं चीख के बताता रहा कि सर ये जो सरप्लस जिस तरीके से आपको हासिल की जा रही है, ये 10 बीमारियों को जन्म दे रहा है। 10 बीमारियों को ये जन्म दे रहा है। समझने की कोशिश करें, लेकिन बस बहुत आपने यू आर ऑन द टारगेट और बहुत आपने हमें एनलाइटन भी किया और बहुत सारे इसमें शायद जवाब भी मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया।